हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम 10वीं कक्षा के भूगोल के अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें आप लोग जंगलों में रहने वाले जो आपके जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। जैव विविधता का अर्थ है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए, मतलब बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं के विविध प्रकार, यानी पेड़ पौधे जंतुओं से रिलेटेड है और जंतु जो होते हैं, जो जीव जंतु हैं, वो पेड़ पौधे से रिलेटेड है। तो इनमें आपस में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले पादप समूह, वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार हैं। इसे अक्षत वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। मतलब वो भूमि जो खुद उगती है, जिसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। यानी जो आप लोग ऊपर पेड़ पौधे उगा लेते हो, जो गमले आप लगा लेते हो, वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं होती। वनस्पति प्राकृतिक कौन सी होती है, जो खुद उगे। अब है स्वदेशी वनस्पति। स्वदेशी वनस्पति क्या होती है। स्वदेशी मतलब खुद, जो अपने देश में पाई जाती है। स्थानिक पादप अक्षत प्राकृतिक वनस्पति जो कि विशुद्ध रूप में भारतीय है, इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजाति भी कहते हैं। मतलब जैसे आपने बबूल देखा होगा, नीम देखा होगा, और आपका जो पीपल वगैरह हैं, ये सारे क्या हैं, ये स्वदेशी है। यानी हमारे ही देश में जन्मे थे और यहीं पर ये उगते हैं। फिर है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। यानी हम लोग ना जहाँ पर रहते हैं वैसा ही हमारा एनवायरनमेंट हो जाता है और उसी तरीके की हमें रहने की आदत हो जाती है। जैसे अगर हम चाहें, हमें रहना है कश्मीर में, तो हमें ठंड में रहने की आदत हो जाएगी। कुछ लोग रहते हैं राजस्थान में, वहाँ पर उन्हें गर्मी में रहने की आदत है। तो ये होता है पारिस्थितिकी। ठीक है। मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग है। ठीक है। जैसे आप मछली को देखेंगे तो मछली का पारितंत्र क्या है, वो तालाब में या फिर पानी में रहती है। ठीक है। अब बात करते हैं वन्य जीवन। वन्य जीवन क्या है। वन्य जीव जो कि एक प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं। ठीक है। वन्य जीवों को भी अपना एक प्राकृतिक पर्यावरण है और पारिस्थितिकी तंत्र भी इनका होता है। ठीक है। वन्य जीव क्या क्या होते हैं, शेर, चीता, हाथी, गैंडा, या आपके जो भी वन में जीव पाए जाते हैं, वो सारे आपके वन्य जीव होते हैं। अब इन्हीं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को फ्लोरा और फोना 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ये एक तरीके की साइंटिफिक लैंग्वेज है, फ्लोरा और फोना। ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल में आपको कुछ और कहते होंगे और घर पर आपको कुछ और कह देते हैं। ठीक है। कोई बिटिया कहती है, कोई बेटा कहता है, कोई कुछ और कह देता है। तो घर में तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन स्कूल के लिए स्पेसिफिक नाम होता है ना। इसी तरह फ्लोरा और फोना जो है एक तरीके से साइंटिफिक नेम है। फ्लोरा का मतलब क्या हो गया, फ्लावर से याद रखना। फ्लोरा मतलब फूल, यानी पेड़ पौधे। ठीक है। और फोना मतलब होता है जंतु की प्रजातियां। जो आपके जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब की प्रजातियां फोना कहलाती है। तो फ्लोरा याद रहेगा, जो पेड़ पौधे हैं वो आपके फ्लोरा, और जो जीव जंतु हैं जिसमें भी आपके जानवर जितने भी आ गए, पक्षी वगैरह हो गए, वो सारे फोना कहलाते हैं। तो याद रहेगा, फ्लोरा और फोना एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। आगे बात करते हैं जिसमें भारत में वनस्पति और प्राणी जात क्या है, इस पर ध्यान देना है। भारत अपने वनस्पति जात जो फ्लोरा है, इसमें बहुत ज़्यादा समृद्ध है। हम बहुत मालदार हैं इस मामले में। 47,000 पादप जातियां हमारे भारत में पाई जाती है। 15,000 फूलों की प्रजातियां पाई जाती है, जो हमारी स्वदेशी हैं। उसके अलावा हम प्राणी जात यानी फोना में भी बहुत ज़्यादा समृद्ध है। हमारे यहाँ 81,000 से ज़्यादा प्राणी जात जंतु पाए जाते हैं। ठीक है। और पक्षियों की हमारे यहाँ 1200 से ज़्यादा जातियां हैं। ठीक है। मछलियों की 2500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। और अगर हम बात करें कीड़े मकोड़ों की, तो कीड़े मकोड़े हमारे यहाँ पर 60,000 से ज़्यादा तरीके के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं।
ठीक है। अब फिर उसके बाद भारत में लुप्त प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में है, मतलब अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी, जिसमें आपका चीता हो गया, गुलाबी सिर वाली बत्तख हो गई, पहाड़ी कोयल हो गया, जंगली चित्तेदार उल्लू है आपका, मधुका है इग्नियस जिसे हम महुआ की जाति बोलते हैं। फिर हुरबड़िया हो गई, हुरबड़िया एक तरीके की घास है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर हमने गवर्नमेंट ने या हमने इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, नाजुक अवस्था में है। फिर है लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजाति, ये एक तरीके से रेड डाटा लिस्ट के अंदर आती हैं ये जातियाँ, ठीक है। भारत में बड़ी प्राणियों में 79 जातियां हैं जो कि स्तनधारी है, 44 पक्षियों की, सरीसृप यानी सांप वगैरह की जो 15 जातियां हैं, स्थलचर जल और स्थलचर मतलब जो आपके जल पर और स्थल पर दोनों चल लेते हैं, ये 3 जातियां, 1500 पादपों की जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने सुना होगा कि जो आपकी सरीसृप हैं, स्तनधारी हैं, वो कुछ जातियां हैं जो पूरी तरह से खत्म होने का खतरा झेल रही हैं। आपने गिद्ध सुने होंगे, तो गिद्धों ने क्या करा, अब यहाँ पर आप लोगों को गिद्ध नहीं मिलते तो गंदगी कितनी फैलती है, ठीक है। उसके अलावा प्रजातियों का वर्गीकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण अधिनियम IUCN के अनुसार कुछ श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया है कि कौन सी किस तरीके की जातियां होती हैं। तो सामान्य जातियां वह जाति जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, मतलब ये जी रहे हैं अभी तक, जैसे पशु, साल, चीड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जीवित हैं और जी लेंगे अभी, तो इन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है लुप्त जातियाँ, वह जातियाँ जो जिनके रहने के आवास पर हम उन्हें जब खोजने गए थे तो वो अनुपस्थित पाई गई है, मतलब पूरी तरह से वो लुप्त हो गई हैं, जिसमें एशियाई चीता आ जाता है आपका, और गुलाबी सिर वाली बत्तख आ गई, और एक उल्लू होता है चित्तेदार उल्लू। तो ये जो हैं ये लुप्त हो चुके हैं लगभग। फिर सुभेद्य जातियां हैं, ये वो जातियां होती हैं जिनकी संख्या घनी रही है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है और इनकी संख्या घटती रही तो ये संकटाग्रस्त जाति की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जिसमें नीली भेड़ हो गई, एशियाई हाथी हो गया, गंगा नदी में उगने वाली जो प्राकृतिक वनस्पति है वो हो गई। तो अगर इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। और फिर है संकटाग्रस्त जातियाँ, वे जाति जो लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं, ठीक है, और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई है, यदि वे जारी रही तो जीवित रहना इनका कठिन है। और काला हिरण और मगरमच्छ और संगाई, ये सारे के सारे क्या हैं, संकटाग्रस्त हैं। दुर्लभ मतलब इन जातियों की संख्या बहुत कम और सुभेद्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित हुई तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएंगी। बहुत जल्दी हो सकता है कि ये आ जाएं संकटाग्रस्त प्रजाति में। फिर है स्थानिक जातियां, स्थानिक जाति यानी प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमान चील हो गई, निकोबार कबूतर हो गया, अंडमानी जंगली सुअर हो गया, और अरुणाचल में मिथुन है। तो ये जाति क्या है, स्थानिक जातियां यहीं पर पाई जाती हैं। ये वनस्पति जाति और प्राणी जात के ह्रास के क्या कारण है, ह्रास मतलब खत्म होने के। तो 1951 से 1980 के बीच में 26,200 वर्ग किलोमीटर अधिक क्षेत्र में भूमि पर किसानी की गई, खेती की गई, जिसकी वजह से वहाँ के एरिया को साफ कर दिया। और भी हमने बहुत सारे काम किए, कटाई, जिसकी वजह से हमने वनों की कटाई की, और ये जो एरिया हैं यहाँ पर वन और वन्य प्राणी प्रभावित हुए हैं। संवर्धन वृक्षारोपण क्या होता है, जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाए तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। मतलब जैसे हमें फूल जो है, फूल बहुत महंगे बिकते हैं, तो हमें लगा कि यार फूलों की खेती लगानी है, हमें फूलों के ही पौधे ज़्यादा लगाना है, तो हमने फूलों के तो पौधे ज़्यादा लगा दिए, लेकिन जो दूसरी प्रजातियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। विकास परियोजनाएं, आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया।
इससे जंगलों को भारी सामना करना पड़ा। 1952 से आज़ादी आज तक नदी घाटी परियोजना के लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो बर्बाद हो गया है। ठीक है, अब खनन क्या होता है? खनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हम खुदाई करके कोई प्राकृतिक संसाधन निकालते हैं। तो ये ज़्यादातर आपको पश्चिम बंगाल में बक्साइट टाइगर रिजर्व के आसपास मिलता है, जो डोलामाइट खान है वहाँ पर निकाली गई डोलामाइट खान के अंदर। तो इससे जो है ये टाइगर रिजर्व बर्बाद हुआ है। संसाधनों का असमान वितरण क्या होता है? यानी कुछ लोगों के पास संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ लोगों के पास बहुत कम। जैसे अमीर और गरीब के पास संसाधनों का असमान बंटवारा। इसमें अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हिमालयन यव ये एक तरीके का पौधा है जो हिमालय के आसपास पाया जाता है कि चीड़ की प्रकार है एक तरीके से सदाबहार। ठीक है, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। अब ये पौधा देखो, इस पे रेड कलर के फूल आते हैं और इस तरीके का पौधा है ये। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है पेड़ की छाल और जो पत्तियां हैं या टहनियां हैं या जड़ हैं, इससे हम एक तरीके का रस निकालते हैं जिसका नाम है टकसाल। ठीक है, इस टकसाल रसायन से हम क्या करते हैं, जो हमारी कैंसर जो होते हैं, कुछ लोगों को जो कैंसर हो जाता है उसके रोग के उपचार के लिए दवाइयां बनाई जाती है इस पेड़ से। फिर है नुकसान। अब इसको नुकसान पहुंचाने के भी कुछ रीज़न है। जैसे हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस तरीके से। कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव। तो क्या है इसके प्रभाव? संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है। यानी जैसे जंगली एरिया में रहने वाली औरतें हैं, जंगलों से लकड़ी लाना, वहाँ की प्राकृतिक औषधियाँ इकट्ठी करना और भी बहुत सारे काम, तो ये जिम्मेदारी मोस्टली औरतों की होती है। और कुछ औरतें क्या होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो अधिक काम करना पड़ता है उन्हें। क्या, कुछ गाँवों में पीने के लिए पानी होता नहीं है, जैसे रेगिस्तानी इलाका होता है राजस्थान में, तो उन्हें औरतों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और पैदल चलकर जाकर वहाँ से पानी लेकर आना पड़ता है। फिर है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को काट देना, जंगलों को काट देना पूरी तरह से। हमने बहुत सारे रीजंस की वजह से है ना वनों को काट दिया है। तो इससे क्या होता है, प्राकृतिक विपदाएं बढ़ जाती हैं, जैसे आपकी बाढ़ वगैरह आ जाती हैं। तो इससे गरीबों को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है बहुत, क्योंकि भाई अमीर जो हैं, जैसे हमारे मोदी जी हैं, वो आकर थोड़ी वो उनके घर में बाढ़ का पानी थोड़ी जाएगा। बाढ़ का पानी किसके घर में जाएगा? जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वन्य संरक्षण अधिनियम, जो 1972 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया था। तो ये क्या था, ये इसलिए लागू किया गया था ताकि जो वन है वहाँ हमारी वन्य संपत्ति जो है, संसाधन जो है, वो नष्ट होती जा रही है धीरे धीरे। तो भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। इसकी सिफारिश इसके लिए मांग कब उठी थी? 1960 से 70 के दशक में। इनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। इसके तहत ही भाई सलमान खान को भी जेल में जाना पड़ा था, और क्योंकि सलमान खान ने ब्लैक हिरन का शिकार किया था, उन पर यह आरोप था। तो इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उनको जेल में रहना पड़ा और उन पर काफ़ी साल तक केस चला। उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया, सूची तैयार की गई इसके ज़रिए कि कौन सा जीव संकटापन्न है, कौन सा खत्म होने की कगार पर है, कौन सा संवर्धन है, तो सभी की लिस्ट तैयार की गई। अब इसके लाभ क्या है? इसके लाभ है, संरक्षण से कई लाभ हो सकते हैं, है ना। जैसे इससे परिस्थिति की विविधता को बचाया जा सकता है। पारिस्थितिक की विविधता को कैसे बचा सकते हैं कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ है उसका ध्यान रखना है। इससे हमारे जीवन के लिए ज़रूरी मूलभूत चीज़ें जैसे जल, हवा, मिट्टी, इन सब का भी हम संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
समझ में आया क्या संरक्षण के लाभ है। और इसमें जो इस अधिनियम के तहत बची हुई जो संकटग्रस्त प्रजाति है उनके शिकार पर पाबंदी लगाई गई। वन्य जीव के व्यापार पर रोक लगाया गया। व्यापार पर रोक क्यों लगाया गया? पहले जो था, जो हाथी के दांत है उसकी वजह से हाथी को कस्तूरी की वजह से, कस्तूरी एक तरीके का खुशबू होती है, पोटली होती है, उसकी वजह से जो हिरन है उसको मार दिया जाता था। ठीक है। वन्य विभाग वनों का वर्गीकरण। अब ये है जो वन्य विभाग ने वनों को किस किस श्रेणी में बांटा है, कैसे वर्गीकृत किया है। पहला है आरक्षित वर्ग। आरक्षित वन में देश में अधिक से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरा है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। मतलब इन एरिया पर अब शिकार या फिर इनकी तोड़फोड़ नहीं कर सकते। फिर है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। ठीक है। मतलब जो सरकार के अंडर है, लोगों के अंडर है, समुदाय के अंडर है, उस क्षेत्र को अवर्गीकृत वन कहते हैं। अब वन्य जीवन को होने वाले अविवेक ह्रास पर नियंत्रण के उपाय, कि हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं जो लोगों ने बिना सोचे समझे इतना ज़्यादा वनों को नुकसान पहुँचाया है। सरकार द्वारा प्रभावी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। भारत सरकार के लगभग 14 जैव संरक्षण स्थल प्राणी जात व पादप जात हेतु बनाए गए हैं। सन 1992 से भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्यानों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी गई है ना। मतलब गवर्नमेंट ने उस पर पैसा भी खर्च किया है और कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल हेल्प दी है इन एरियो में, ताकि ठीक किया जा सके, यहाँ पर संरक्षण किया जा सके। बाघ परियोजना, गैंडा परियोजना हो गया, ग्रेट इंडियन बस्ट परियोजना हो गई, कई अन्य इको विकासीय जिसे पारिस्थितिकी विकासीय परियोजना शुरू की हैं। 89 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। 490 वन्य जीव अभ्यारण्य और प्राणी उद्यान बनाए गए। इस सब के अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी व्यवस्था के महत्व को भी हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। मतलब ये गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम बनाई है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना चाहिए और हमें बिना वजह की चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? ये एक तरीके का वनों को, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोगों ने एक आंदोलन चलाया था और यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य में किसानों ने चलाया था। ठीक है। वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए ये आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या होता था, जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेड़ के काटने के लिए लोग आते थे तो लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, कोली भर के खड़े हो जाते थे। तो इसी को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर आया। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब है बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया। क्यों किया गया? ताकि जो आपके टाइगर है उसको बचाया जा सके, क्योंकि ये ख़त्म होने की कगार पे आ चुके थे। ठीक है। ये प्रोजेक्ट टाइगर किसने शुरू किया? गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी, जो 1973 में घटकर 1,827 हो गई थी। तो इतने ज़्यादा कम हो गए थे हमारे यहाँ पर बाघ, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। बाघ की आबादी के लिए खतरे क्या क्या थे? व्यापार के लिए शिकार, सिमटता हुआ आवास, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या आदि।
अब इसके अलावा महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व क्या है? उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राजस्थान में सरिस्का, असम में मानस और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।